नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं शशांक तिवारी और आप मेरे साथ पढ़ते हैं हिंदी का सेक्शन। पिछली क्लास में आपने संधि का बेस पढ़ा। आपने ये देखा कि संधि एक लाइन में कैसे लिख करके, एक लाइन में स्वरों को कैसे लिख करके हम सारी स्वर संधियों को कैसे निकाल सकते हैं, 121 प्रकार के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। मैंने आपको बड़ी ही तन्मयता के साथ में सारी बातें बताई थी कि अगर आप उन बातों का अनुसरण करते हैं, अगर उन बातों को आप पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आपको जीवन में कभी भी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो स्वर संधि के अंतर्गत एक एक संधि की मैं छोटी छोटी परिभाषा और उसके बहुत सारे एग्जाम्पलों को करवाने की कोशिश करूंगा। और उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं। आप सभी लोग फिर से तैयार हो जाइए, बैठिए सामने, देखिए, समझिए, बुझिए, जो नहीं आता है उसको पूछिए, ताकि परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके, आप अपनी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। इसी के क्रम में हम बात अगर पहली करें स्वर संधि की, तो स्वर जो हमारी पहली स्वर संधि में जो पहला भाग होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि। अगर हम कल की बात करें तो हमने क्या कहा था, तो यहाँ पर बच्चे देखिए, मैंने लिखाया था, मैंने कहा था आ और आ, ई और ई, या ऊ और ऊ। अगर ये किससे संयोग करते हैं, खुद से, आ और आ से संयोग करें, या ई और ई से संयोग करें, या ऊ और ऊ से संयोग करें, तो बनाएंगे क्या, तो प्यारे बच्चे ये बनाते हैं ह्रस्व, जिसको ये बनाते हैं दीर्घ, आ, ई और ऊ। अब देखिए इसको परिभाषा में कैसे ढालेंगे। देखो परिभाषा में ढालेंगे, टर्म समझिए। ये क्या है, छोटा आ, इस छोटा आ को कहते हैं ह्रस्व या लघु आ। ये क्या है, बड़ा आ, इसको कहते हैं ह्रस्व या दीर्घ। ऐसे यहाँ पर इसको ह्रस्व, इसको दीर्घ, इसको ह्रस्व और इसको दीर्घ कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चे परिभाषा की, अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, या इसी को कह देते हैं दीर्घ संधि का नियम, तो होता है जहाँ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, क्या क्या मिल जाए, ह्रस्व या दीर्घ, आ मिल जाए, ई मिल जाए, या ऊ मिल जाए। और इसके जहाँ ह्रस्व या दीर्घ, इसके बाद समान स्वर हो। अब बेटा समान स्वर का मतलब क्या है, समान स्वर का मतलब है इनके बाद इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाए। तो समान स्वर के आगे भी लिख देते हैं, आ मिल जाए, आ मिल जाए, ई मिल जाए, या ई मिल जाए, या ऊ मिल जाए, या ऊ मिल जाए। समान स्वर मिल जाए तो सभी का दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ में क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ई हो जाती है और ऊ हो जाता है। देखिए इसी चीज़ को आप परिभाषा में आप 20 प्रकार से ढाल सकते हैं। आप कह सकते हैं चाहे ह्रस्व या दीर्घ, आ, ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। आ, ई, ऊ के बाद में समान स्वर, यानी आ मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, तो सभी का दीर्घ हो जाता है, यानी आ, ई और ऊ हो जाता है। तो ये है इसकी परिभाषा। और ये जो हमने आपको कल बताई थी, दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है कि नहीं। ठीक है, अब इससे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कुशासन, दूसरा ले लेते हैं धर्मात्मा। हम कुशासन ले लेते हैं, हम धर्मात्मा ले लेते हैं प्यारे बच्चे, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तमांग। क्या ले लेते हैं, उत्तमांग। अब देखिए इनके हम विच्छेद करते हैं। अगर इनका विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा कुश प्लस आसन। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुश, इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें है छोटा आ। अगर इसको आप देखिए, अब देखिए ये जुड़ के बनता कैसे है। आपने कहा कुश,
तो जैसे ही इससे इस सा से आ हटा तो ये कैसा हो गया, आधा हो गया, प्लस इससे आ गया बड़ा आ, और ये सन अपना अलग हो गया। अब देखिए मैं मुख्य रूप से ऐसे लिखा हुआ है, तो संधि कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगी, जो स्वर संधि है स्वरों के बीच में होगी। तो आ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो आ और आ मिले और इन्होंने बना दिया बड़ा आ। ये देखो बदलाव है, योग नहीं है, ये बदलाव है, बदलाव इसमें हुआ। अब हमने कहा था बताओ ये कौन सी संधि, प्रधान संधि की गौड़। हमने कहा था अगर जो दोनों शब्दों में बदलाव हो रहा है, अगर बदलाव उन्हीं दोनों में से किसी एक में हो जाए तो उस संधि को कहते हैं प्रधान संधि। तो यहाँ पर प्रधान संधि का नियम लगता है। तो अगर बात करें तो ये हो गया। अब ये कैसे लिखा जाएगा, कुस प्लस आ और प्लस सन। ठीक, तो अगर इस वाले आ को, इस बड़े आ को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा। तो लिखा कुसा और फिर आगे लिख दिया सन। ये देखो इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि का नियम चलता है, ध्यान रखिएगा। जब ना समझ आए तो ऐसे भी आप खोल के कर सकते हैं। लिखा है कुशासन, कुश इसे आ हटाया तो कुश धन आधन आधन सन, और जब इनमें बदलाव हुआ तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रधान संधि है। क्योंकि मैंने कहा था अगर बदलाव दोनों में होता है और बदलाव दोनों में से होकर किसी एक में ही हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हैं क्या कहते हैं, प्रधान संधि कहते हैं। बताइए बात समझे कि नहीं समझे। अब अगर धर्मात्मा का हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। इसमें वही बात हुई है, धर्म में इसमें क्या लिया गया है, ये देखो उड़ंतीरा, कभी मत समझना कि ये लास्ट में है, ये उड़ंतीरा धा में है पर लगी कहाँ है, माँ में। तो अगर हम ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ये अगर इस माँ से ये धर्म है, ये ऐसे लिखा हुआ है, धा के ऊपर उड़ंतीरा है, धा के बाद उड़ंतीरा है, लेकिन उड़ंतीरा होती जिसको रेफरा कहते हैं। इसका नियम होता है कि जिस भी शब्द पर निकलती है उसके आगे वाले शब्द पर लगती है। तो माँ में यहाँ पर ये है और ये लिखा हुआ है आपका आत्मा। ठीक, अब देखो इसका अगर हमें विच्छेद करना है तो यहाँ पर और माँ भी क्या हो जाएगा, आधा। जब हम इसे आ निकालेंगे, चूँकि इससे सिर्फ आ ही निकल सकता है, और यहाँ से क्या निकाल लिया, बड़ा आ निकाल लिया, तो यहाँ पर इतनी चीज़ बची है। और ये देखो दीर्घ संधि के नियम से या स्वर संधि के नियम से दोनों जुड़े और जुड़कर बना लिया आ। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ध, आधा रा बचा और मात्मा। अब ये जो आधा रा है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा धर मात्मा। बताओ दिक्कत है कोई, बताइए। तो इस प्रकार से स्वर दीर्घ संधि का नियम चलता है या स्वर संधि के नियम चला करते हैं। प्यारे बच्चे समझ गए, तो जी सर समझ गए। अब अगर हम बात करें उत्तमांग की, हो जाएगा उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। अरे समझे कि नहीं समझे, तो फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। कर लिया। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे तो ये एग्जाम्पल की आप जितने एग्जाम्पल करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप इस विषय में उतना ही ज़्यादा पारंगत होते जाएंगे। प्यारे बच्चे हमेशा याद रखना। जैसे हमने लिखा पुस्तकालय, क्या लिखा, तो प्यारे बच्चे मैंने लिखा पुस्तकालय। अगर हम लिख दें प्यारे बच्चे आत्मानंद, हम क्या लिखें, आत्मानंद। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने ले लिया वार्तालाप, हमने क्या ले लिया, वार्तालाप। समझ गए, हमने ले लिया वार्तालाप। अब देखिए इनका अगर विच्छेद करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, पुस्तकालय का क्या कहेंगे, पुस्तक धन आलय। ऐसा घर जहाँ क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। तो पुस्तक में इसमें ले लिया छोटा आ, इससे ले लिया बड़ा आ, दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ हो गए, तो हो गया पुस्तकालय। आत्मानंद तो करेंगे आत्मा, आत्मधन आनंद, आत्मा नहीं आत्मधन आनंद। आत्मानंद का मतलब होता है अंदर का आत्म, खुद का आनंद, आत्मधन आनंद। ऐसे वार्ता का क्या हो जाएगा, हो जाएगा वार्ता धन आलाप, आलाप। तो देखो यहाँ पर भी बड़ा आ है, यहाँ पर भी बड़ा है, दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, तो ये हो जाएगा वार्तालाप। समझे कि नहीं समझे। अब अगर हम एक आध उसका ले लें, ई का ले लें, तो लिखा हुआ है अतीव। क्या लिखा हुआ है, अतीव। तो हो जाएगा अति और प्लस इव, अति प्लस इव बराबर
अतीव क्या हो जाएगा, अति प्लस इव बराबर अतीव। फिर एक और उदाहरण आता है, वो उसको कहते हैं अभीष्ट। क्या कहते हैं, अभीष्ट हो जाता है अभी प्लस ईष्ट। इष्ट देवता नहीं होते हमारे, ये ईष्ट देवता है, मतलब सबसे अच्छे देवता हैं जिनको हम बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। अभिधन ईष्ट बराबर अभीष्ट हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पलों में आप खासा याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पलों में अच्छी खासी पकड़ है तो आपके लिए कोई भी चीज़ें कठिन नहीं हैं। अगर यहीं पर हम लिख दें बधूत्सव, क्या लिख दें, बधूत्सव, तो प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे हो जाएगा सर जी वधु, क्या हो जाएगा, वधु धन उत्सव। वधु तो नहीं होगा, देखो वधु गलत बात है। वधु मीन्स होती है बहू, और उत्सव का मतलब होता है समारोह। ऐसा समारोह जो वधु के आने पर हुआ है उससे कहते हैं वधूत्सव। बहुत सारे इसको लिख देते हैं वधु, अरे वो गलत होता है। वधु का मतलब होता है दुल्हन जो नई नई अभी आई है, उसको क्या कहते हैं? जैसे हम लिखें समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुद्र और धर्म उर्मी, ऊर्मी, ऐसे उर्मी नहीं ऊर्मी, समुद्र धन, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समुद्रोर्मी तो फिर गुण संधि में चला जाएगा, ये गलत बात है, इसको नहीं लेंगे हम। तो बताइए फिर हम और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं प्यारे बच्चे? तो हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे भानुदय। क्या लेंगे प्यारे बच्चे? हम एग्जाम्पल लेंगे भानुदय। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भानु और धन उदय, तो ये हो जाएगा भानु। यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, और ये जब ऊ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। अब यहाँ पर भानु मत लिखना, क्योंकि भानु मीन्स सूर होता है, भानु मीन्स थोड़ी ना होता है। ठीक है, बताओ भाई ये बात समझे कि नहीं समझे? फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए? चलिए देखिए आगे। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि, जिसको आपने क्या कहा था, जिसको आपने कहा था गुण स्वर संधि। क्या कहा था? गुण स्वर संधि। अब देखिए गुण स्वर संधि में क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें तो हमने आपसे कहा था यदि आ और आ ई और ई के साथ में संयोग करता है तो क्या क्या बनाता है? तो आपने कहा था सर जी ए बनाता है, ये बनाता है। आपने कहा आ और आ के साथ अगर ऊ और ऊ ने अगर संयोग कर लिया तो क्या बनाएगा? आप कहेंगे ओ बनाएगा या ओ बनाएगा। आपने कहा है कि आ और आ के साथ अगर ऋषि के साथ संयोग कर लिया और आ ने तो बनाएगा आपका अर। क्या बनाएगा? अर। अब इसी के हिसाब से अगर चाहें तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यदि, क्या लिखेंगे? यदि आ और आ के बाद, यदि आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ई और ई आए, कॉमा ऊ और ऊ आए एवं ऋषि आए, एवं ऋषि आए, तो क्रमशः। अब देखिए क्रमशः लिखने का क्या मतलब है बच्चे? जैसे हमने लिख दिया क्रमशः, इसका मतलब है आ के बाद जब ई आएगी तब क्या होगा, आ के बाद जब ऊ आएगा तो क्या होगा, आ और आ के बाद में जब ऋषि आएगी तो क्या होगा। इसका मतलब क्रमशः क्या हो जाता है? क्रमशः ए हो जाता है, क्रमशः ओ हो जाता है, एवं अर हो जाता है। बताइए बात समझ में आई है कि नहीं आई है? प्यारे बच्चे बात समझे कि नहीं समझे? क्या क्या हो जाता है? तो आ और आ के बाद आने पर ई और ई हो जाता है, ऊ और ऊ हो जाता है, आ के बाद में ई और ई आए तो ए हो जाता है, ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाता है। अगर अर आ गया, अगर इसी आ गया तो अर हो जाता है। समझे कि नहीं समझे बताइए? तो बच्चों ने कहा जी सर हमको ये बात समझ में आ चुकी है। तो हम कहते हैं हम फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में पहला हमने क्या लिया? पहले हमने लिया महोत्सव। क्या लिया? महोत्सव। फिर हमने लिया
गंगोदक, क्या लिया, गंगोदक। फिर हमने लिया रमेश, क्या लिया, ठीक है। अब इसका करते हैं, देखो अगर हम महोत्सव करें, देखो इसमें ओ लगा हुआ है। अब देखिए दूसरी बात एक और, आप ही हमसे कहेंगे सर जी हम जानेंगे कैसे, तो देखिए आप देख के भी जान सकते हैं, इसमें महोत्सव लिखा हुआ है। मुझे ये बताइए कि किसी भी स्वर संधि के किसी भी पार्ट में क्या कभी ओ बनता है, तो आप कहेंगे सर जी नहीं बनता है। कहाँ बनता है, केवल और केवल गुण संधि में बनता है, बाकी किसी भी संधि में ओ की मात्रा नहीं लगती है। तो अगर कभी भी कोई भी अगर एग्जाम्पल दिया हो, अगर उसके बीच में ओ की मात्रा लगी है या ए की मात्रा लगी है, तो आप हमेशा उसको गुण संधि में ही डालेंगे। समझ रहे हो, तो ये एक समझने का एक बेसिक सा फंडा हो गया कि कोई भी शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करना है। अगर उसके बीच में ओ की मात्रा, अगर उसके बीच में ओ की मात्रा या ए की मात्रा अगर मिल जाती है या आधा उड़ंती रा मिल जाती है, बताएंगे आपको, तो आपको हमेशा और हमेशा गुण संधि पर एक बार विचार जरूर करना है। तो अगर हम ये कहें तो पहले क्या होता है, आ और आ होता है तो लिखो महा, आ गया। फिर क्या होता है, ऊ होता है ओ के लिए तो लिख दो उत्सव, तो हो जाएगा महोत्सव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले क्या आया है, आ आया, उसके बाद क्या आया, ऊ। नियम में आ जाओ, आ और आ के बाद में मतलब चाहे आ मिले चाहे ये मिले, इसके बाद में अगर क्या आ जाएगा, इसके बाद में अगर कभी ऊ या ऊ आता है, छोटा ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। तो देखो उसने बना दिया ओ, तो कर दिया महोत्सव। ऐसे गंगोदक तो हो जाएगा गंगा प्लस उदक, तो हो जाएगा गंगोदक। ऐसे रमेश तो हो जाएगा रामाधन ईस। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ईस और इस में गड़बड़ करते हैं। बेटे देखो, एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ये लिखा हुआ है। बेटा जो ईस होता है इसका मीन्स ईश्वर होता है, और रमेश का मतलब रमा का ईस। ऐसा ईश्वर जो किसका है, जो रमा का है, तो उसे कहते हैं हम रमेश कह देंगे, ठीक है। तो ईस होता है, इस नहीं होता है। ये बात हमेशा और हमेशा आप अपने दिमाग में बसा कर रखना है आपको। समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों ने कहा सर बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, जैसे एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है बेटा, इसको अब याद भी रखेंगे। कौन सा, नवोढ़ा। कौन सा, नवोढ़ा। नवोढ़ा क्या होता है, तो नव धन ऊढ़ा, क्या हो जाएगा, नव धन ऊढ़ा। तो आप देख रहे हैं आ के बाद क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा नवोढ़ा। अरे समझे कि नहीं, नवोढ़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे गंगोरमी, क्या, गंगोरमी ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा क्या, देखो ओ की मात्रा आई है, ओ की मात्रा सिर्फ और सिर्फ गुण संधि में ही आ सकती है। गुण संधि में क्या करना होता है, पहले आपको छोटा है बड़ा आ लाना है, तो लिखिए गंगा और धन ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहर, तो गंगा की लहरों को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, कहते हैं गंगोर्मी। जैसे लिखा हुआ है राजर्षि, लिखा हुआ है महर्षि, फिर लिखा हुआ है देवर्षि। ये बड़े तीन एग्जाम्पल बड़े फेवरेबल होते हैं जो गुण संधि में पूछे जाते हैं। तो राजर्षि में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राज धन ऋषि, तो ये हो जाएगा राजर्षि, ठीक। फिर हो जाएगा महाधन ऋषि हो जाएगा, तो हो जाएगा महर्षि, और देव धन ऋषि हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा देवर्षि। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए कि राज धन ऋषि में कहीं उड़ंतीरा थी, नहीं थी, परंतु यहाँ पर उड़ंतीरा आ गई, क्योंकि कहते हैं कि आ और आ के बाद में अगर कभी भी ऋषि आती है तो उसका अर हो जाता है, इसीलिए राजर्षि। और जा में निकली लेकिन लगाई कहाँ पे गई, सा में लगाई गई, तो ये होता है राजर्षि। इसके बीच में निकलती, जा के बाद निकलती है उड़ंतीरा, लेकिन मैंने कहा है कि जहाँ भी उड़ंतीरा निकलती है उसके हमेशा बाद में लगती है जाके। तो राजर्षि तो राजधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि। इतनी सी बात है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए आप मेरे साथ पढ़ते रहें, मैं आपको हर एंगल से हर दृष्टिकोण से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम में आपको कभी किसी भी चैलेंज का सामना ना करना पड़े, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो। अब देखिए अगर हम बात करें वृद्धि की, किसकी बात करें, यहाँ पर हम अगली संधि जोड़ देते हैं
जिसको कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आप कहते हैं कि सर जी वृद्धि संधि में कुछ होता नहीं है, आ और आ के बाद में अगर कभी ए मिल जाए या ए मिल जाए, यहाँ पे लिखते हैं ए या ए मिल जाए या ओ या ओ मिल जाए, तो बस सर कुछ नहीं करना, ए और ए मिल जाए तो इसको भी ए में चेंज कर दो, चाहे ए मिले तब भी ए मिले तब भी ए, ऐसे ओ मिले तब भी ओ और ओ मिले तब भी ओ कर देना है। इतनी सी बात है। अब बताओ यहाँ पर मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, बताओ एक बेटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है सदैव। क्या लिखा हुआ है? सदैव। अब अगर हम पूछे बताइए, आप जनरली हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर जी दीर्घ संधि तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें सब कुछ दीर्घ होता है, वो है नहीं। गुण संधि में ओ की मात्रा होती है और ए की मात्रा होती है नहीं, तो आप कहेंगे सर जी ये वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि संधि में ही ए की मात्रा और और ए की मात्रा होती है, तो आप कहेंगे वृद्धि संधि। तो अंधा भी देख के बता सकता है ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, परिभाषा फिर से बहुत सरल है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। जब कभी आ और आ के बाद ए या ए आए तो आए हो जाता है, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं, तथा आ और आ के बाद ओ या अब आए तो अब हो जाता है। इतनी सी बात है, यही परिभाषा है। ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया सदैव, हमने लिख दिया एक, इसे कर लेते हैं। देखो सदैव है तो हो जाएगा सदा, क्योंकि पहले आपको आ और आ तो लाना पड़ेगा ना, पहले आपको आ और आ तो सदा, और धन क्या हो जाएगा? एव माने ही। तो एव और एव में कभी कंफ्यूजन ना होना, एव का मतलब होता है ही और एव का कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत कम एव लगता है, हमेशा एव ही लगेगा। जैसे लिखा हुआ एक, इसका हो जाएगा एक प्लस एक, क्या हो जाएगा? एक धन एक बराबर एक। अब देखिए दो चार एग्जाम्पल अगर इसके और लेना चाहें तो जैसे हम एक और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं महोसद। क्या लिखेंगे? या महोसधि, तो हम लिखेंगे महाधन औषधि, तो क्या हो जाएगा? महोषधि हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही और भी एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं महोज, हम लिख सकते हैं महोज, तो हो जाएगा महाधन ओज, तो हो जाएगा महोज। ऐसे ही तो इससे एग्जाम्पल सरल होते हैं। बस आप कंसंट्रेट किस पे करना है? ए की मात्रा और औ की मात्रा। अगर कभी ए की मात्रा आपको मिलती है तो आप समझ जाइएगा, ए या औ की मात्रा मिलती है, आप तुरंत लिखिए इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें वृद्धि संधि है। स्क्रीनशॉट जल्दी से करो, फिर मैं आगे की यण संधि आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट डन? तो जी ठीक है। तो बेटा समझे ना, अगर कभी भी आपको ए की मात्रा या औ की मात्रा मिले तो आपको वृद्धि संधि पे विचार करना है, और 100% ही उसमें वृद्धि संधि ही होती है। आगे बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में क्या बताया था हमने कहा था आ और आ की तो बात ही यहाँ से ख़त्म हो गई थी। हमने कहा था अगर ई और ई के बाद में क्या है? कोई असमान स्वर है, यही तो कहा था हमने, कोई असमान स्वर। और समान स्वर क्या होते हैं बेटा? समान स्वर क्या होते हैं? ई और ई के बाद में अगर ई और ई आ जाए तो उसको कहेंगे समान स्वर, और ई और ई के बाद में अगर ई और ई ना आए तो उसको कहेंगे असमान स्वर। बड़ी सीधी सीधी बात है भाई, है ना? क्या आ जाए? असमान स्वर। ऐसे ऊ और ऊ के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर। ऐसे ही ऋषि के बाद में क्या आ जाए? कोई असमान स्वर। तो यहाँ पर क्या होता है? इसका हो जाता है या, इसका हो जाता है वाह, और इसका हो जाता है रा। बात खत्म हो गई। ऐसे ही परिभाषा इसकी बन जाती है। क्या बन जाती है? यदि ई और ई
कमा ऊ और ऊ, कमा ऋषि के बाद, के बाद, एक मिनट प्यारे बच्चों, के बाद, जरा मैं स्याही का प्रबंध कर दूं। देखिए, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत, इसलिए देखिए, के बाद असमान स्वर आए, के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः या वा व रा हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर ई और ई, ऊ और ऊ और इसी के बाद में असमान स्वर आए तो क्रमशः ई और ऊ का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और इसी का रा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल में देखा आपने, हमने लिखा प्रत्येक, क्या लिखा हमने? प्रत्येक। तो आप इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? छोटी ई, और यहाँ क्या है? ए। बस छोटी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई ना हो, बाकी ए हो, ए हो, असमान स्वर कोई भी हो, आपको हमेशा क्या करना है? इसका जैसे यहाँ पर देखिए करके बताते हैं, तो बचा, क्योंकि हमने ई से क्या लिया है? निकाल लिया है। अब यहाँ पर ए निकाल लिया और का, तो ये देखो इसमें सिर्फ ई के बाद में ये देखा जाता है, बाकी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब ये ख़त्म नहीं होता है। इसकी मात्रा हमेशा जो भी इसमें परिवर्तन होगा उसमें लग जाती है। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो हमने ई को या में बदल दिया। ठीक, इसका कुछ नहीं हुआ, ई को या में बदल दिया, और ये लिखा हुआ है प्रत और ये लिखा हुआ है एक। तो इसको जब हमने समराइज करके लिखा तो हो गया ये आधा ता और या, और ये ए की मात्रा इस पे चढ़ गई तो हो गया प्रत एक। समझे कि नहीं समझे? इतना सरल होता है ये। ठीक है, अगला अगर हम लिखना चाहें तो अगला हम लिखते हैं क्या बेटा? हम लिखते हैं अत्याचार। क्या लिखते हैं? अत्याचार। अब जो आप क्या देख रहे हैं, देखिए इसकी एक पहचान होती है। पहचान ये होती है कि अगर कभी भी आपको या मिल जाए, वा मिल जाए, अगर इसके पहले कभी भी कोई आधा स्वर हो, इनके या के बाद और या के या वा के पहले, जैसे एक और हम लिख देते हैं, आपके सामने लिख दिया हमने स्वागत। क्या लिख दिया? स्वागत। देखिए यहाँ पर वाह देख रहे हैं, यहाँ पर या देख रहे हैं, यहाँ पर या देख रहे हैं। आप मैं लिख के देता हूँ आपको। आप 99% एग्जाम्पल जो किसके होते हैं? जो यण संधि के होते हैं, इनमें या और आपको या और वाह मिले और इसके पहले हमेशा और हमेशा कोई एक आधा व्यंजन मिलेगा। जैसे व्यंजन ता होता है, हमेशा देखो आधे यहाँ पर ता है, यहाँ पर सा है। अगर कभी भी वाह या के पहले अगर कभी भी आपको आधा क्या मिल जाए, कभी आपको आधा व्यंजन मिल जाए, तो समझ जाना वहाँ पर क्या यण संधि है। तो यहाँ पर आप बताओ, या मिल गया है तो या कैसे बनता है? कैसे बनता है? ई से बनता है। तो आप लिखेंगे अति और धन आचार। पीछे तो सिर्फ आपको असमान है। देखो यहाँ पर ई था और ई के बाद में क्या है? आ है। तो बताओ असमान है कि नहीं? हो जैसे ही असमान हुआ तो ये काहे में बदल गया? ई बदल गया, या में तो हो गया अत्याचार। स्वागत में क्या हो जाएगा? सु धन आगत। क्यों हो गया स्वागत? बताओ संधि है, समझ में आई कि नहीं आई? अभी आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा टाइम लगाया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वीडियो लंबा हो जिसे आपको देखने में अरुचि पैदा हो। समझे? अरुचि पैदा होगी तो फिर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे, और जो भी मैंने काम की चीज़ें बताई, जो भी मैंने एफर्ट डाले हैं, वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और जो आपकी अयादी संधि बची वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमें ऐसा लगता है, या हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा भरोसा है कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।